हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी के इस क्लास में हम लोग बैंकिंग करने वाले हैं। बैंकिंग जो कि आपका पेपर नंबर 2 का है, पेपर नंबर 2 बैंकिंग यूनिट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे। एज अ रिविजन मैं यहाँ पे आपको लिख के सबको समझाऊंगी। ऑलरेडी पीडीएफ है आपके पास, तो पीडीएफ से ही सेम आपको पीडीएफ। ठीक है, तो अगर हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्री में टोटल 3 फेज है। टोटल कितना फेज है? 3 फेज है। एक है आपका प्राइवेट सेक्टर का, दैट इज बिफोर 1955। ठीक है, तो एक है आपका अंडर प्राइवेट सेक्टर, एक आता है प्राइवेट सेक्टर। एक ये फेज हो जाता है जो कि आपका कंट्रोल बताता है, दैट इज बिफोर 1955। ठीक है, 1955। एक है आपका नेशनलाइजेशन का फेज, जहाँ पे हर बैंक जो है नेशनलाइज्ड हो गया था। नेशनलाइजेशन की बात की गई है, जो कि आपका 1969 एंड 1980 का है, 1980 का। उसके बाद आपका डीरेगुलेशन आया। डीरेगुलेशन का जो फेज है ये 1991 में आया, जहाँ पे बेसिकली आपका कंपटीशन आया। ठीक है, कंपटीशन। फिर आया आपका लिबरलाइजेशन। फिर आपका आया है प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, तो आप ग्लोबलाइजेशन भी लिख सकते हो, ग्लोबलाइजेशन। तो ये टोटल 3 फेज है बैंकिंग इंडस्ट्री का, जिसमें यू कैन सी फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर, सेकेंड इज नेशनलाइजेशन का फेज, एंड थर्ड इज डीरेगुलेशन का फेज, जिसमें आपका कंपटीशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया। तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री का टोटल 3 फेजेस हम लोग अभी देखे। ठीक है, अब जब आपका बैंक का नाम आता है, तो 2 अकाउंट होते हैं बैंक अकाउंट में। एक आपका होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है आपका करंट अकाउंट। तो जब हम बात करें बैंक अकाउंट का, जो बैंक अकाउंट हम बनवाते हैं, खुलवाते हैं, एक हो जाता है आपका सेविंग अकाउंट और एक हो जाता है करंट अकाउंट। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी आपको कभी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। सेविंग अकाउंट में हम क्या करते हैं? सेविंग का मतलब क्या है? हम सेव करते हैं, मतलब हम डिपॉजिट करके इसमें मनी को रखते हैं, तो इसको हम लोग डिपॉजिट अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नेचर जो है डिपॉजिट का होता है। करंट में क्या होता है? करंट जैसे कि जो बिजनेस वाला होता है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन, वो आपका बेसिकली करंट अकाउंट को यूज करते हैं। बिजनेस वाले के इसलिए किया गया है क्योंकि उनको डेली बेसिस पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करना होता है। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट को हम लोग डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, करंट अकाउंट को ट्रांजैक्शन अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, चलो इसको सर्च कर लेते हैं। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट। सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट से चल रहा है, ये आपका IDFC बैंक का 7.9% तक शो कर रहा है। आप सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका अबाउट 2.5% से लेकर के 5% तक जाता है, आपको जो इंटरेस्ट बैंक देती है। बट करंट अकाउंट में हम कुछ सेव नहीं कर रहे, सिर्फ अपना ट्रांजैक्शन के लिए अमाउंट रख रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, याद रखना। इसमें जो इंटरेस्ट मिलती है वो आपका डिपॉजिट करने से मिलता है, 2.5 से 5%। बट करंट अकाउंट में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, सेविंग का मेन एम क्या है? हम मनी सेव कर रहे हैं। तो हमारा मनी सेव करने का मकसद ये रहता है कि हमें इमरजेंसी टाइम में हमें ये मनी हमारा हेल्प कर सके। तो ये आपका इमरजेंसी नेचर का होता है, इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। एंड करंट का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रांजैक्शन अकाउंट होता है कि सो दैट हम बिजनेस का डेली रिक्वायरमेंट का फुलफिल कर सके। तो रन बिजनेस, हम यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं, इस वजह से करंट अकाउंट है हमारा, सो दैट हम अपना डेली नीड जो है, डेली ट्रांजैक्शन जो है, करंट अकाउंट से कंप्लीट कर सके। सेविंग अकाउंट में आपका टैक्सेशन का पार्ट होता है, एंड टैक्सेशन में आपको डिडक्शंस अलाउड है अप टू 10,000।
ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा टैक्सेशन नहीं होता है। अब याद रखना ये बात, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, जब आप आपका अकाउंट में जितना है उससे ज्यादा अगर विड्रॉ करना चाहो तब। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सेविंग अकाउंट में नहीं दी जाती है, क्योंकि हम इसमें सेव करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं अमाउंट को। बट करेंट अकाउंट में आपका ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी है, यहाँ पे आप इसमें क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी अमाउंट है उससे ज्यादा अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो। ओवरड्राफ्ट का अगर हम लोग मीनिंग देखें इन शॉर्ट, तो ओवरड्राफ्ट होता क्या है, when there isn't enough money in account, आपके पास ज्यादा मनी नहीं है अपना अकाउंट में, ठीक है, जिससे आप अपना ट्रांजैक्शन या विड्रॉल कर सको कंप्लीट, बट आपको बैंक अलाउ करता है आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशन दे करके। यहाँ पे भी क्या लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स कस्टमर। जब आपका मान लो आपके अकाउंट में कितना है, 10,000 रुपीज है, और आपको जरूरत पड़ गई कितना की, आपको जरूरत पड़ गई 15,000 की, तो ये 5,000 जो एक्स्ट्रा है ये आपको बैंक दे देगी अगर आपका करंट अकाउंट है तब, अगर आपका करंट अकाउंट है तब। और ये दे देगी तो क्या आपको इसको रिटर्न भी करना है, यस यू हैव टू रिटर्न दिस, एंड दिस, इसको ही हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या लिखा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू इट्स कस्टमर व्हेन दे एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन फॉर विच होल्डर हैज इनसफिशिएंट फंड। यहाँ पे आपके पास फंड नहीं था, पूरा फंड नहीं था, 5,000 मिसिंग था, -5,000 था, तो 15,000 के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको बैंक अलाउ करती है, तो वो हम लोग बोलते हैं, वो आपको फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट में वो फैसिलिटी दी जाती है, तो वही होता है आपका ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक तरीके का टेम्पोररी लोन होता है, एक लोन तरीके का होता है जो आपको बैंक देती है अपने कस्टमर को अपना बिल्स वगैरह मैनेज करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। उनके पास मनी नहीं है फिर भी, अगर उनका अकाउंट एम्प्टी है फिर भी, तो ये आपका इमरजेंसी में आपका रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। तो ये हो गया आपका सेविंग अकाउंट एंड आपका करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट हमेशा ही आपका पर्सनल यूज के लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए करंट अकाउंट होता है। अब जैसे कि अगर हम लोग बैंक की बात करें, तो बैंक का हमारे पास क्या क्या नीड होता है, बैंक क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या काम करती है, बैंक क्या क्या काम करती है ये बोला जा रहा है। तो बैंक तो सबसे पहले आपसे मनी लेती है, एक्सेप्ट्स डिपॉजिट। मनी कैसे लेती है, मनी सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में आप अपना डिपॉजिट यहाँ जमा करते हो ना, तो ये हो गया मनी का सबसे पहला काम। एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी पर्सन से, किसी भी कंपनी से, कॉर्पोरेशन से, ठीक है, मतलब बेसिकली ये मनी लेती है आपसे, ठीक है, आपका सेविंग्स को ये जमा करके रखती है, ठीक है। आपको लोन देती है, यस, अभी जस्ट ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी बताया, आपको लोन प्रोवाइड करती है। आपको साथ ही साथ जब फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आपको फंड रेज करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। आपको अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो आपके बिहाफ में ये बोरो करेगी मनी, एंड आपको आपका मनी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके देती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्प करती है, आप इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम अर्न कर सकते हो, ठीक है। कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है वो भी फुलफिल करती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करती है। अदर सर्विसेज जैसे कि डेबिट कार्ड का फैसिलिटी हो गया, एटीएम का फैसिलिटी हो गया, इमरजेंसी आपको फंड की रिक्वायरमेंट हो गई, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, तो ये सारा मल्टीपल फंक्शंस किसका है, ये सब फंक्शंस है बैंक का। तो ये पूरा आपका बैंक का फीचर हुआ कि बैंक का बेसिकली काम क्या क्या है एंड वो क्या क्या करता है। एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किसी भी इंडिविजुअल से, कॉर्पोरेशन से, किसी से भी, ठीक है। आपका बोरो करता है मनी, मनी किससे बोरो करता है, बैंक भी मनी बोरो करके ही देती है, बैंक बोरो करती है, आरबीआई से मनी बोरो करती है, बैंक टू बैंक से बोरो होता है, बैंक अपना ही मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए दूसरे बैंक से हेल्प लेती है। इन्वेस्टमेंट में आप जैसे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो आप, राइट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात करूं तो इसमें आपका 2 पॉइंट्स आता है, एक कैश रिजर्व रेशियो, एक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके। फंड रेज कैसे करती है, फंड रेज करती है अगर आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो डेब्ट से आपका फंड रेज करती है, इक्विटी से फंड रेज करती है, ठीक है। लोन की आपको रिक्वायरमेंट है तो लोन का फुलफिलमेंट करती है, जैसे कि बैंक से बोरो कर करके आपको अमाउंट मतलब फुलफिल करता है, आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आपका बैंक जो है आपको फुलफिल करके देता है।
है। तो ये सब आपका कॉमन मतलब जनरल सा बात हुआ बैंक का इंट्रोडक्शन को लेके के बैंक क्या क्या काम करता है और कैसे करता है। अब जैसे कि बैंक का काम करने का प्रोसेस क्या है, ओवरव्यू क्या है, तो देखो एक होता है फिनेंशियल बैंक जो है ये आपका एक फिनेंशियल सिस्टम है। फिनेंशियल सिस्टम वर्ड क्यों यूज किया मैंने, फिनेंशियल मतलब क्या हो गया, फिनेंशियल मतलब हो गया मनी, मनी एंड ये मनी को पूरा कैसे फ्लो करना है, कैसे इधर से उधर करना है, इसका पूरा एक सिस्टम जो होता है ये बैंक मैनेज करती है। कौन मैनेज करती है, बैंक मैनेज करती है, जिससे टाइम के अकॉर्डिंग आपको मनी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, आप अपना एक्स्ट्रा मनी को जमा कर सको, इससे अल्टीमेटली डेवलपमेंट हो सके कंट्री का। यही मकसद होता है आपका बैंक का, आपका बैंक का यही मेन मकसद होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें तो देखो हमारे पास मनी होता है तो हम यहाँ लिख लेते हैं हाउस होल्ड मतलब वी पीपल, हाउस होल्ड मतलब वी पीपल, हमारे पास मनी होता है। ठीक है, हम मनी क्या करते हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, किसको डिपॉजिट कर रहे हैं, हम डिपॉजिट कर रहे हैं अपना बैंक को, दैट इज हमारा जो भी बैंक है उसको हम मनी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हमारा मनी यहाँ पे लॉक हो गया है, मनी यहाँ पे लॉक हो गया है, लॉक हो गया है। ठीक है, लॉक हो गया मनी। अब होता ये है कि अब मान लो किसी बैंक को या फिर मान लो किसी बिजनेसमैन को पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन अपना पैसा का रिक्वायरमेंट किससे फुलफिल करेगा, यहाँ से। तो बैंक के पास जो हमारी मनी है ये इसको देगा एंड ये इन रिटर्न क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। तो बैंक क्या कर रही है, इंटरेस्ट कमा रही है, इससे मतलब एक्स्ट्रा मनी कमा रही है। एंड जब आपको मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको भी देगी, तो इसी में से जब आपको जरूरत पड़ती है तो आपको भी देती है। तो फंड फ्लो समझ में आ रहा है, आप यहाँ से सेविंग्स में डाल रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आपका क्योंकि सेविंग्स अकाउंट है तो आप डिपॉजिट करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद बैंक इसी मनी को फ्लोट करती है जगह जगह जहां भी रिक्वायरमेंट है, बिजनेसमैन हुआ, सप्लायर हुआ, किसी को भी अगर मनी का रिक्वायरमेंट है उसको लोन के तरीके से देती है एंड उससे फिर हम लोग इंटरेस्ट लेती है, बैंक इंटरेस्ट लेती है एंड इससे बैंक जो है एक्स्ट्रा अर्न करती है इंटरेस्ट की जैसा, एंड वो मनी फिर आपको जब जरूरत पड़ती है तो आपको भी रिटर्न बैक करती है। तो ये होता है पूरा सिस्टम जो बैंक का क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे बैंक सारा कुछ मैनेज करता है। तो बैंक में एक पर्सन होता है जो इन्वेस्ट करता है, जैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा है, इन्वेस्ट भी करने वाला होता है कोई ना कोई, जैसे बिजनेसमैन हुआ या कोई भी इन्वेस्ट करने का होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टर या फिर बिजनेसमैन बोल सकते हैं, इन्वेस्टर या फिर बिजनेसमैन बोल सकते हैं। एंड हाउस होल्ड पीपल जो होता है, यूजुअली हाउस होल्ड पीपल जैसे कि वी पीपल वी डू सेविंग्स, हम अपना सेविंग्स रख के इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, हम भी जब अपना पैसे जब बैंक को देते हैं तो हमें इन रिटर्न कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो मिलता है ना, क्योंकि हमारे पैसे से ही वो रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब मार्केट में वर्क कर रहे हैं, तो हमें भी इन रिटर्न कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, तो फ्लो कैसे होता है फंड का, ये आप देख सकते हो। हाउस होल्ड बेसिकली ये हाउस होल्ड पीपल का जो मनी है ये बिजनेस के पास जा रहा है, बीच में बस एक बैंक जो है ये इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है ना, इंटरमीडियरी का रोल प्ले कर रहा है। सो ये होता है पूरा प्रोसेस आपका बैंक का मनी कैसे फ्लो होता है वो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अब हमें समझ में आ जाएगा कि बैंकिंग का पूरा फीचर क्या क्या होता है। बैंक तो सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, क्योंकि मनी का फिनेंशियल नीड को पूरा करके वो इकोनॉमी का डेवलपमेंट करती है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट दोनों का ख्याल रखती है। नेक्स्ट मोबिलाइज करती है, एलोकेट करती है मनी को, मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग, मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग, मोबिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग वंस सेविंग, आपका सेविंग को कैसे एलोकेट करना है, कहाँ कहाँ भेजना है, ये भी बैंक देख रहा था, जैसे यहाँ पे हमने देखा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या मतलब लिंक, आप देखो यहाँ पे ये इन्वेस्टर है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टर और आप क्या हो, आप सेवर हो, तो आप दोनों का बीच में एज अ लिंक वर्क करती है। तो लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड सेवर। ठीक है, इन्वेस्टर एंड सेवर जो सेव करता है मनी, साथ ही साथ आपका फंड को कैसे अच्छा करना है, प्रोविजन ऑफ फंड के लिए भी ये वर्क करती है, कंसर्न होती है प्रोविजन ऑफ फंड के लिए। अपना मार्केट को एक्सपैंड करना, एक्सपैंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट को एक्सपैंड करने पे भी ये वर्क करती है। तो एक्सपैंड्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, इंस्टीट्यूशन
एंड मार्केट, ठीक है, ये सब पे भी बेसिकली आपका बैंक का बेसिकली काम होता है। तो ये सारा आपका गिवन जो अभी बताया अभी आपको, ये सब फीचर्स है कैसे बैंक वर्क करती है। अब जैसे यहाँ पे आप आ जाओगे तो देखो यहाँ पे सारा कुछ शॉर्ट में लिखा है। सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है 2.5 से 5% इंटरेस्ट रेट हो गया। करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जैसे अभी हमने देखा इसमें आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, कोई टैक्स नहीं होता है इंटरेस्ट पे। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है मनी होता है हमारे पास, ठीक है, क्रेडिट एंड सबसे बड़ा सबसे वाइडर पार्ट होता है फिनेंस का। फिनेंस का इस वजह से क्योंकि फिनेंस में आपका अमाउंट, इंटरेस्ट, मनी मैनेजमेंट, आपका कमर्शियल मतलब कैसे होगा, ब्रोकरेज चार्ज, कमीशन चार्ज, सारा कुछ आता है। तो मनी इज अ स्मॉल पार्ट, ठीक है, मनी एक स्मॉल पार्ट है और फिनेंस सबसे वाइड पार्ट होता है। फिनेंस सबसे वाइड टर्म है जिसमें आपका मॉनेटरी टर्म, इंटरेस्ट रेट, मनी मैनेजमेंट, आपका कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारा कुछ आता है। तो अगर एग्जाम में आता है कि मनी आपका वाइडर टर्म है या फिर फिनेंस आपका वाइडर टर्म है, तो फिनेंस इज अ वाइडर टर्म क्योंकि इसमें मल्टीपल सारी चीज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंकिंग का जनरल सा पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब मेन बेसिकली हम लोग बैंक को क्या बोलते हैं, बैंकिंग सर्विसेज दैट इज अ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि इसी यही सारा कुछ मैनेज करती है और यही सारा कुछ रन करती है। फाइनेंशियल मार्केट ये कहाँ से फंड लेती है, देखो ये फंड लेती है एक हाउस लेंडर से। तो हाउस लेंडर मतलब हाउस लेंडर नहीं सॉरी, किसी भी हाउस होल्ड से फंड ले सकती है, हम जो हमारे जैसे लोग पैसे जमा करते हैं, किसी भी बिजनेस पर्सन भी से भी ये पैसे ले सकती है, बिजनेसमैन से, ठीक है, क्योंकि वो सब भी पैसे जमा करते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज भी पैसे जमा करते हैं, इनफैक्ट फॉरेनर्स भी पैसे जमा करते हैं, फॉरेनर्स भी पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब से ये क्या कर रही है, फंड ले रही है, मनी ले रही है, क्योंकि ये सब अपना मनी इस बैंक में जमा कर रहे हैं। फिर ये मनी कहाँ जाता है, ये मनी जाता है स्पेंडर के पास। स्पेंडर कौन हुआ, जो कि जिसको खर्च करने की जरूरत है, जिसको मनी की रिक्वायरमेंट है कुछ कुछ नीड के लिए, जैसे कि बिजनेस फर्म को हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए इसको मनी चाहिए ही होता है। तो ये कौन हो गया, स्पेंडर। तो ये हमारा ही फंड क्या करेंगे, ये इनको देते हैं, बिजनेस फर्म हो गया, गवर्नमेंट को ही। अब आप तो जमा कर रहे हो बट आपके जैसा कोई और हो सकता है जिसको मनी की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ भी मैं हाउस होल्ड लिख देती हूँ, ठीक है। कोई फॉरेनर्स भी हो सकता है जिसको मनी की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ। तो कोई दुनिया में एक जन होता है जो लेंडर होता है और एक होता है स्पेंडर। लेंडर मतलब जो जमा करता है, उसी मनी को ये बैंक जो है रेगुलेट करती है, मोबिलाइज करती है एंड ये स्पेंडर को देती है। और ये सारा कुछ मैनेज करने वाला फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है, जो फाइनेंस का सारा कुछ ध्यान रखता है एंड सारा कुछ देखता है किधर क्या करना है, किधर किसको मनी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है दैट इज फाइनेंशियल सिस्टम। क्या, फाइनेंशियल मार्केट आपने देखा, फाइनेंशियल सिस्टम देखो क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब हुआ ये टर्म जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ये बेसिकली आपका कनेक्टेड है किसी भी इंस्टीट्यूशन, एजेंट, मार्केट, प्रैक्टिसेस, ट्रांजैक्शन या कुछ भी ऐसा से। तो फाइनेंशियल सिस्टम में ही आपका फाइनेंशियल मार्केट आता है, फाइनेंशियल मार्केट, फिर आ जाएगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। फिर आपका फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिख लो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो फाइनेंशियल सिस्टम एक वाइड पार्ट है, इसी में आपका फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये सब आ जाएगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का ही ये तीनों पार्ट है, फाइनेंशियल सिस्टम का ही ये तीनों पार्ट है, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या इंटरमीडिएशन, और एक हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बॉन्ड की बात कर लिया हमने, बॉन्ड्स की बात कर ली, ठीक है, आपका ये सब हो जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ओके। अब जैसे फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम में एक और आता है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड और एक आता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड। फाइनेंशियल सिस्टम में एक आपका और आ जाता है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड एक होता है नॉन ऑर्गेनाइज्ड। फाइनेंशियल सिस्टम में
यू कैन सी एक आपका आ जाता है ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। ऑर्गेनाइज्ड बॉडी मतलब क्या हो जाता है, जो सारा कुछ प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है। और एक हो जाता है आपका नॉन ऑर्गेनाइज्ड। नॉन ऑर्गेनाइज्ड मतलब ये जिसका ना ही कोई टाइम होता है, ना ही कुछ रेट होते हैं, ना ही कुछ ऐसा फिक्स है सारा कुछ। तो ये हो गया एक आपका नॉन ऑर्गेनाइज्ड। तो फाइनेंशियल सिस्टम में आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन ऑर्गेनाइज्ड भी होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज्ड की, तो ऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे कि जो सारा कुछ स्ट्रक्चर्ड होगा, जैसे कि हम फाइनेंशियल मार्केट की बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में हमें पता है कितना रेट है, कितना इंटरेस्ट है, क्या सेविंग्स का चल रहा है सारा कुछ। तो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया जिसका सब कुछ फिक्स्ड होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन हो गया, रेगुलेटर्स हो गए। तो ये सब क्या है, इसका सब कुछ फिक्स है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल रहा है, तो इसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बोल सकते हैं। और नॉन ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या हो गया, जैसे कि लोकल बैंकर्स जो होते हैं, लोकल बैंकर्स। इनफैक्ट आप ये भी देखोगे कि इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम भी फिक्स रहता है। बट लोकल बैंकर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इनका कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज नहीं होता है। लैंडलॉर्ड्स हो गए, ठीक है, जो बस वर्क कर रहे हैं, मनी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, बट एज अ बैंक नहीं कर रहे। पॉन ब्रोकर्स हो गए, चिट फंड्स में आपने देखा होगा कुछ भी उतना कुछ ऑर्गेनाइज नहीं होता है, तो ये सब नॉन ऑर्गेनाइज्ड में आएगा। मनी लेंडर जो आपका मनी को, आपको कभी कभी मनी का रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं, एज अ बैंक ही इसका टास्क है, बट ये ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क नहीं करते। ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करना मतलब प्रॉपर से टाइम होता है, प्रॉपर से इंटरेस्ट रेट, कब आपको कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या जरूरत है आपको, ये सब कुछ जैसे कि बैंक जो प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, ठीक है, बैंक जो प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है। और ये जैसे कि लोकल बैंकर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, लैंडलॉर्ड्स, पॉन ब्रोकर, चिट फंड हो गया, मनी लेंडर जो उतना कुछ फॉलो नहीं करते हैं, उतना नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है। तो एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक चार्ट है जो लाइक बेसिकली पीडीएफ में है आपका, यहाँ पे वो बनाना उतना बड़ा चार्ट पॉसिबल नहीं है, तो वो चार्ट आप पीडीएफ से देख लेना। मैं आपको इन शॉर्ट सारा कुछ बता दूं कि यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक होता है रेगुलेटर, एक होता है इंटरमीडियरीज, और एक आपका जो दूसरे एरिया में वर्क करता है। तो अगर हम बात करें रेगुलेटर्स की, रेगुलेटर्स जो सब कुछ रेगुलेट करता है, और इंटरमीडियरीज, 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 ठीक है, और एक हो गया अदर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वी आर हैविंग 3 बाइफर्केशन, एक हो गया आपका रेगुलेटर का, एक हो गया आपका इंटरमीडियरीज का, और एक हो गया आपका अदर्स, अदर्स, ठीक है, अदर्स। अब रेगुलेटर्स की बात करें तो रेगुलेटर्स में कौन कौन आता है, जो रेगुलेट करता है, ठीक है, जो रेगुलेट करता है, जो मेन रोल प्ले करता है बैंक में सबसे ज्यादा, जैसे कि हो गया आपका सेबी। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इरडा, IRDA, इड्डा, इड्डा का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब रेगुलेशंस के लिए वर्क करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हुआ, ये सारा कुछ ये देखते हैं। तो ये कौन सा, ये क्या हो गए, रेगुलेटर्स हो गए, क्या, रेगुलेटर। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंटरमीडियरीज कौन होता है, इंटरमीडियरीज होता है बैंक, बैंक, ठीक है, बैंक हो गया, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, NBFC। ये सब क्या करता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। बैंक हो गया, ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। और बाकी सब हो गया जैसे कि नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है। IDBI, ठीक है, IDBI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, ठीक है। SIDBI, दैट इज स्मॉल
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए वर्क करता है। एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है, इनका अपना एक स्पेसिफिक एम है कि हमें सिर्फ इसी एरिया के लिए वर्क करना है, इसी एरिया में हमारा वर्क होना चाहिए। तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसका अलग अलग जो रेगुलेटर्स है उसके बारे में हमने देखा। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में वन इज रेगुलेटर, वन इज इंटरमीडियरी एंड वन इज अदर। अगर हम ये तीनों का नाम देखें तो ये सब जो होते हैं रेगुलेटर्स है, जो सारा कुछ फ्रेम करेंगे क्या कैसे होगा क्या कैसे नहीं होगा। इंटरमीडियरीज मतलब हो गए बैंक और एनबीएफसी जिसका मेन एम है प्रॉफिट कमाना। और ये सारे जो बैंक है जैसे कि नाबार्ड सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए वर्क करता है, आईडीबीआई डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दैट टू, और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज का, और ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका स्पेसिफिक एम है जिसके लिए दे ऑल आर वर्किंग। ठीक है, ये सब अपना स्पेसिफिक एम के लिए वर्क करता है, स्पेसिफिक इनका काम है उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है ये? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब हम आते हैं फाइनेंशियल मार्केट पर। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम लोग देखें तो फाइनेंशियल मार्केट आपका एक ऐसा मार्केट में ऐसे भी क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं हम लोग गुड्स और सर्विसेज का, बट यहाँ पे हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज ना करके हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपका एक्सचेंज होगा बट एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट्स का आपका एक्सचेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, जहां पे आप पार्टिसिपेट करते हो एक फाइनेंशियल मार्केट में एंड एक्सचेंज करते हो फाइनेंशियल एसेट्स का, फाइनेंशियल मॉनेटरी मार्केट में आप एक फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्रिएशन होता है एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, वहाँ उसी को हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका नेचर ऑफ क्लेम, फर्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ क्लेम के बेसिस पे, नेचर ऑफ क्लेम के बेसिस पे। तो इसमें आपका होता है एक डेट इक्विटी, एक डेट होता है डेट मार्केट, और एक होता है आपका इक्विटी मार्केट, एक होता है आपका इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट एंड एक हो गया आपका इक्विटी मार्केट। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे आपका ये नेचर के बेसिस पे होता है, अगर हम क्लेम, नेचर ऑफ क्लेम के बेसिस पे बात करें तो ये आपका होता है डेट मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। डेट मार्केट में वो सारा कुछ होता है जो आपका जिसका फिक्स्ड क्लेम होता है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे, मतलब फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे आपका हर एक चीज का एक फिक्स्ड क्लेम कर सकते हो आप, फिक्स्ड क्लेम होता है। डेट के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, एंड इक्विटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इक्विटी ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे वी क्लेम फॉर रेसिड्यूअल क्लेम। तो ये आपका नेचर ऑफ क्लेम के बेसिस पे हो गया आपका डेट एंड इक्विटी मार्केट, डेट एंड इक्विटी मार्केट। सेकेंड अगर आपका आता है मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेसिस पे, मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेसिस पे, मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेसिस में आप देखोगे एक हो जाता है आपका मनी मार्केट और एक हो जाता है आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट जो है इससे आपको बहुत कुछ, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा से पढ़ने वाला टॉपिक है। तो मनी मार्केट जो है यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे अपना फाइनेंशियल क्लेम करते हैं। ठीक है, ये आपका ट्रेडिशनल मींस ये आपका शॉर्ट टर्म, जैसे कि आपका बेसिकली लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म मतलब क्या हुआ, शॉर्ट टर्म मतलब हमेशा ही होगा आपका लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, लेस देन 1 ईयर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या हो गया, वेराज कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है जो कि आपका मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अभी बस इतना ही लिख लो, आगे हम इसके बारे में और जानेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट का बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो एंड आपका लेस देन 1 ईयर होता है, वेराज आपका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट जो होता है दिस इज ऑफ मोर देन अ ईयर। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सीजनिंग की क्लेम पे होता है, SEASONING, सीजनिंग ऑफ क्लेम। सीजनिंग ऑफ क्लेम पे आपका हो जाता है एक प्राइमरी मार्केट। देखो ये सब के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है तो आपको मेरा डिटेल क्लास करना होगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ।
और ये हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम न्यू इश्यूज करते हैं, न्यू इश्यूज, यहाँ पे जो नया एकदम फ्रेश होता है शेयर्स इश्यूज वो सब हम क्लेम कर सकते हैं। तो प्राइमरी मार्केट आपका ऐसा फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे देयर इज ओनली न्यू इश्यूज, आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, न्यू इश्यूज, ठीक है, या फिर आउटस्टैंडिंग इश्यूज और आउटस्टैंडिंग इश्यूज, आउटस्टैंडिंग इश्यूज, ठीक है। ये आपका हो जाता है प्राइमरी मार्केट में हमेशा न्यू इश्यूज या आउटस्टैंडिंग इश्यूज होता है। इस मार्केट में इशूअर्स जो है सेल करते हैं अपना न्यू क्लेम, जिसको हम लोग प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में आपका ये वो मार्केट है जो आपका आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज पर ट्रेड होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज। अब ये हो गया आपका, ये हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पे एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल एसेट्स का, ये आपका नेचर ऑफ क्लेम है। यहाँ जो फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज हो रहा है ये फिक्स्ड क्लेम कर सकते हैं, यहाँ पे रेसिड्यूअल क्लेम होता है। मनी मार्केट में जो एक्सचेंज हो रहा है फाइनेंशियल एसेट्स का, ये आपका शॉर्ट टर्म होता है जो 1 साल के लिए होता है। कैपिटल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स का एक्सचेंज होता है ये मोर देन 1 ईयर होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो एक्सचेंज हो रहा है फाइनेंशियल एसेट्स का, ये न्यू इश्यूज होता है या आउटस्टैंडिंग इश्यूज, एंड सेकेंडरी में आपका आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप देखोगे, फोर्थ पॉइंट में आपका टाइमिंग ऑफ डिलीवरी की बात करते हैं, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी, DELIVERY। टाइमिंग ऑफ डिलीवरी में हम एक होता है आपका कैश, और इसको हम लोग स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं, कैश और स्पॉट मार्केट भी बोलते हैं। एंड दूसरा हो गया फॉरवर्ड और फ्यूचर्स मार्केट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट, FUTURE, फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट। कैश और स्पॉट की अगर बात करें, कैश और स्पॉट मार्केट की, तो ये आपका इमीडिएटली वर्क करता है, इमीडिएटली वर्क करता है, इमीडिएटली इसका जो डिलीवरी होता है दैट अकर्स इमीडिएटली। एंड फॉरवर्ड और फ्यूचर की बात करें तो, या फॉरवर्ड मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड और फ्यूचर मतलब या तो हम पहले से ही एक प्री डिटरमाइंड रेट पर वर्क करेंगे, प्री डिटरमाइंड रेट पर, ठीक है, प्री डिटरमाइंड टाइम पर, बट दैट शुड बी इन फ्यूचर, प्रीडिटरमाइंड टाइम इन फ्यूचर, प्रीडिटरमाइंड टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, जहां पे डिलीवरी जो होता है फ्यूचर मार्केट, फॉरवर्ड और फ्यूचर मार्केट में फिनेंशियल एसेट्स का ये प्रीडिटरमाइंड टाइम इन फ्यूचर, ठीक है, पहले से ही डिसाइडेड रहता है। तो कैश और स्पॉट मतलब समझेंगे इमीडिएट बेसिस पे, और फॉरवर्ड और फ्यूचर मतलब समझेंगे प्रीडिटरमाइंड टाइम, या फिर प्रीडिटरमाइंड टाइम जो कि फ्यूचर में ही हम उसको एप्लीकेबल करने वाले हैं। फिफ्थ पॉइंट भी अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल के बेसिस पे होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो इसमें आपका एक हो जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, इसका मैं नीचे लिख लेती हूँ, चलो यही लिख लेती हूँ, ये हो गया आपका एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, जो कि बेसिकली आपका एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर होता है। कि आपका एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट जो कि बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होता है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आपका एक्सचेंज ट्रेडेड एक होता है, एक होता है काउंटर मार्केट। तो काउंटर मार्केट आपका ये अगर सेंट्रलाइज्ड है तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पे, एंड कस्टमाइज्ड प्रोसेस होता है, कस्टमाइज्ड प्रोसेस। देखो आपको ये सब तभी समझ में आएगा जब आपने ऑलरेडी डिटेल क्लास किया हुआ है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एंड काउंटर मार्केट,
ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। एंड फाइनेंशियल मार्केट में हम जहां एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का, एक्सचेंज करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स का। एंड ये 5 टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का हम समझे हैं हर एक पॉइंट ऑफ बेसिस पे। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जहां पे एक फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट एंड एक्सचेंज किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। ये रियल ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पे आप क्रिएशन एंड ट्रांसफर करते हो फाइनेंशियल एसेट्स का। फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से आप क्लेम करते हो अमाउंट, सम ऑफ मनी, सम टाइम फ्यूचर में, सम टाइम कैश और स्पॉट में। जैसे यहाँ पे जो आप क्लेम करोगे ये इमीडिएटली बेसिस पे होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आप फाइनेंशियल एसेट्स का क्लेम करोगे ये आपका फ्यूचर बेसिस पे होगा, फ्यूचर में। ठीक है, यहाँ पे जो आप क्लेम करोगे, यहाँ पे जो डिसीजन होगा दैट इज सेंट्रलाइज्ड एंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड प्रोसेस में होगा। यहाँ पे अगर सीजनिंग ऑफ बेसिस की बात करें, सीजनिंग ऑफ क्लेम का, तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल एसेट्स जो नया है, नया इशू करते हैं आउटस्टैंडिंग इश्यूज, एंड सेकेंडरी में आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज की। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके पॉइंट्स। अब जैसे मनी मार्केट की हमने बात की थी, मैंने आपको क्या बोला था, ये टॉपिक थोड़ा वाइड वे से कवर करना होगा हमें, तो ये हम देखेंगे। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट आप लोग ये सब भी लिख लो क्योंकि ये सब अलग से ही पॉइंट आपके आते हैं एमसीक्यू में। तो फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट मतलब हो गया आपका ये जो मल्टी करेंसी रिक्वायरमेंट में डील करता है। फॉरेक्स मार्केट डील्स विथ द मल्टी करेंसी रिक्वायरमेंट, मल्टी करेंसी रिक्वायरमेंट। ठीक है, मल्टी करेंसी रिक्वायरमेंट के लिए वो डील करता है। एंड ये जो है ये आपका डिपेंड करता है ट्रांसफर किस मार्केट में हो रहा है, और ये सबसे ज्यादा एंड इंटीग्रेटेड मार्केट है अक्रॉस द ग्लोब, तो दैट इज द फॉरेक्स मार्केट। क्रेडिट मार्केट क्या होता है, क्रेडिट मार्केट जहां पे आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड की जाती है, दैट इज द क्रेडिट मार्केट। ठीक है, क्रेडिट मार्केट, तो यहाँ पे लिख सकते हो ये भी, दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट अभी मैंने क्या बताया आपको, क्रेडिट मार्केट, राइट। तो क्रेडिट मार्केट भी लिख लो, क्रेडिट मार्केट क्रेडिट मतलब क्या हो जाता है आपका, क्रेडिट मतलब हो गया आपको कोई उधार वगैरह दे रहा है। एक ऐसा मार्केट, क्रेडिट मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे बैंक हो गया, जहां पे आपका NBFC हो गया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर मीडियम टर्म के बेसिस पे आपका नीड को, लोन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, लोन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट, ठीक है, ऑफ दीज ऑल थिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट मार्केट एंड क्या बोला, क्रेडिट मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट। क्रेडिट मार्केट मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि आपको मान लो लोन की रिक्वायरमेंट है, आपको मनी की रिक्वायरमेंट है, और आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे चाहिए, कभी लॉन्ग टर्म बेसिस पे चाहिए होता है। जैसे कि स्टडीज के लिए आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे मनी चाहिए होता है, आप लोन वगैरह लेते हो, तो आप क्रेडिट मार्केट में जाओगे, दैट इज आप किसी ना किसी बैंक से अप्रोच करोगे। अब ये बैंक डिसाइड कैसे करेगा कि आपको मनी देना इसके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या लॉस हो जाएगा, ये बैंक कैसे डिसाइड करेगा। आई होप आप समझ रहे हो मैंने क्या लिखा है। क्रेडिट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे बैंक हो गया, NBFC हो गया, FIs हो गया, ये आपको लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पे आपको लोन देते हैं, आपका मनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। बट बैंक ये डिसाइड कैसे करेगा, बैंक जो आपको इतना अमाउंट देने वाला है, लेट्स से 5 लाख देता है, कभी कभी 10 लाख देता है, तो ये इतना बहुत ही काफी ज्यादा अमाउंट है। ये बैंक डिसाइड कैसे करेगा कि आपको ये मनी देना कैन बी गुड और बैड, ये कैसे डिसाइड करेगा, ये जानेगा कैसे। ये जानने के लिए ना एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है। क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है बेसिकली ये क्रेडिट रिस्क को कम करती है। ठीक है, और ये आपका अब बैंक क्या करेगी ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बेसिस पे आपका हिस्ट्री चेक करेगी कि आपने कहां से लोन लिया है, आपने कहां से कितना लोन लिया है, लोन का अमाउंट क्या था,
क्या आपने उन सब का टाइमली पेमेंट किया या नहीं, आपका कितना पेंडिंग लोन बचा हुआ है, आपका रेटिंग मतलब आपका क्या बचा है, हिस्ट्री बेसिकली समझ लो चेक करेंगे और इस बेसिस पे आपका एक रेटिंग डिसाइड होगा एंड इस रेटिंग के बेसिस पे ये बैंक डिसाइड करेगी कि आपको लोन देना है या फिर नहीं देना है। समझ में आया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मतलब? तो क्रेडिट रेटिंग, तो ये क्रेडिट हुआ जो क्रेडिट आपको मिलने वाला है और ये आपका रेटिंग हो गया। तो ऐसे कुछ एजेंसीज है जो बेसिकली बैंक को हेल्प करता है कि क्रेडिट रिस्क को कम करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है बेसिकली क्रेडिट रिस्क को, सो दैट बैंक जिसको भी लोन दे रही है वो जान सके कि वो पर्सन कैसा है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है, ये इसको कौन देखता है, दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो आप लिख सकते हो दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। हमने पढ़ा था ना सेबी कौन है, सेबी रेगुलेटर्स है, रेगुलेटर्स। ठीक है, तो सेबी जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रेगुलेशन सारा कुछ देखते हैं एंड दिस इज फ्रॉम 1999। ठीक है, 1999। ठीक है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स को रेटिंग दी जाती है एंड टेक देयर रेटिंग और उसके बेसिस पे बैंक डिसीजन लेती है कि हमें रेट आपको देना है अमाउंट या नहीं देना है। तो एक बहुत ही ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, वो आपका है क्रिजिल। क्रिजिल, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस इज द ओल्डेस्ट एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ओल्डेस्ट एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म क्या है, दिस इज क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग। ठीक है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का, आई मीन क्रिजिल का फुल फॉर्म, जो सबसे ओल्डेस्ट है। ये सेटअप कब हुआ था, दिस वाज सेटअप इन 1987। तो ये आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट एजेंसी कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सा है, तो सबसे ओल्डेस्ट की जब बात करें एजेंसी की, तो ये आपका क्रिजिल है जिसका फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सबसे ओल्डेस्ट है 1987 से। कब से है, 1987 से है। ठीक है, 1987 से। इसके बाद आपका आया एक इकरा, ICRA, इकरा। ठीक है, इकरा का भी फुल फॉर्म लिख लो एंड ये इसके बाद का है। इकरा जो है बेसिकली ये सेटअप हुआ था 1991 में। इकरा का फुल फॉर्म है आपका ये भी आपका रेटिंग बताता है, जिससे हेल्प से आप फेच कर सकते हो किसी भी पर्सन का क्या रेटिंग है, उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि उसको रेट मतलब देना प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। तो इकरा जो होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है, उसके बाद एक केयर है, केयर का भी फुल फॉर्म लिख लीजिए, CARE, केयर। ये भी आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो सेटअप हुआ है आपका 1993 में। केयर का फुल फॉर्म है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। तो इसका फुल फॉर्म और साथ ही साथ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एज इट इज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इकरा 1991 में आया है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। केयर 1993 में आया है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। एंड काफी इससे ज्यादा भी रेटिंग एजेंसीज है, पर अभी के लिए हम इतना ही लिखेंगे। यानी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए यही 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म एंड जिसका डेट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में, जहां पे आप लोन लेते हो, अगर आप ईएमआईज ले रहे हो, आप ईएमआईज का टाइमली पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट ये सब कुछ प्रॉपर पेमेंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सब हम देख सकते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के हेल्प से। अब जैसे कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट जो हमने ऊपर में पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा है, यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेसिस पे मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का मैं आपको अच्छा खासा डिफरेंस बता दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ गूगल इमेज। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। चलो ये वाला देख लेते हैं, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का हम लोग डिफरेंस, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अ मार्केट, सॉरी मनी मार्केट ठीक है फिर से बताते हैं, मनी मार्केट अ मार्केट जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट मेच्योरिटी के लिए ली जाती है, बिफोर शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड आर ट्रेडेड, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बेसिकली यहाँ पे शॉर्ट टर्म डेट आते हैं। ये आपका इनफॉर्मल टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पे आप अपना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। लेस रिस्क होता है, लेस रिटर्न होता है। एक चीज हमेशा याद रखना ये वाला पॉइंट, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी ऐसा मार्केट या इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होगा, शॉर्ट टर्म मतलब क्या हो गया, शॉर्ट टर्म मतलब हो गया कि लेस देन अ ईयर, ठीक है। तो जब ये कि शॉर्ट टर्म के लिए है, कम ड्यूरेशन के लिए है, तो ये आपका लेस रिस्की भी होगा। और अगर जबकि ये लेस रिस्की है तो इसका रिटर्न भी कम होगा, तो दिस इज लेस रिटर्न, ठीक है। रिटर्न भी कम जनरेट करेगा और कम ड्यूरेशन के लिए भी होगा, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी होगा, लेस रिटर्न, लेस रिस्की, सारा कुछ इसमें कम ही होगा। तो जब आपको शॉर्ट टर्म बेसिस पे चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना। अब कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि आपका लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड के लिए यहाँ पे ट्रेडिंग होता है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होती है, साथ ही साथ ये फॉर्मल टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करते हुए हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न देता है। तो कैपिटल मार्केट की जब बात करें तो सीएम मतलब बड़े लोग, चीफ मिनिस्टर, है ना। तो ये आपका हाई ड्यूरेशन के लिए होता है। हाई ड्यूरेशन मतलब हम लोग बोल सकते हैं मोर देन अ ईयर, ठीक है, ये हो गया। साथ ही साथ हाई ड्यूरेशन के साथ साथ अगर ये हाई ड्यूरेशन है तो ये हाई रिस्की भी होगा, ठीक है। हाई रिस्की के साथ साथ ये आपका हाई रिटर्न भी जनरेट करता है। तो ये हो गया आपका कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है। आई होप इससे आपका क्लियर होगा डिफरेंस वाला पॉइंट से। अब जैसे कि एक और डिफरेंस देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, तो यहां से भी हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। बेसिस ऑफ डिफरेंस बोरोविंग टर्म के बेसिस पे बात करते हैं, बोरोविंग ड्यूरेशन के बेसिस पे। मनी मार्केट जो होता है ये आपका शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होता है, कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होता है। क्लियर है हमें? पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं मनी मार्केट में? हमेशा जबकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसमें सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड, ये लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर ये लोग यहाँ से बोरोइंग्स कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट को याद रखना, मनी मार्केट में हमेशा हम लोग, कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। आरबीआई जो कि काफी मतलब वो तो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड हो गए, तो ये सब आपका पार्टिसिपेंट होते हैं मनी मार्केट का। एंड कैपिटल मार्केट में स्टॉक ब्रोकर हो गया, रिटेल इन्वेस्टर, अंडरराइटर, मतलब कैपिटल मार्केट में कोई भी कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मनी मार्केट का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? टी बिल्स हो गया, कॉल मनी हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, तो ये सब हम डिटेल्स में आगे कवर करेंगे, ठीक है। कैपिटल मार्केट में हो गया बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब, तो ये सब में हम लोग भी करते हैं कैपिटल मार्केट में। तो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो मनी मार्केट हो गया जैसे कि टी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गया, कॉल मनी, प्रोमिसरी नोट, है ना, तो ये सब आपका हो जाता है मनी मार्केट का। कैपिटल मार्केट जो कि आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए
तो बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो मनी मार्केट आपका इनफॉर्मल होता है, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म है, इनफॉर्मल है, और कैपिटल मार्केट फॉर्मल हो जाता है। मनी मार्केट में कोई आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, बट कैपिटल मार्केट का क्लासिफिकेशन है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म होता है इसलिए ज्यादा लिक्विड होता है। क्या? हाईली लिक्विड। शॉर्ट टर्म है इसलिए हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड मतलब हम इसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम इसको मेच्योर कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट ये आपका लेस लिक्विड होता है क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। मनी मार्केट जो होता है लेस रिस्की होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और कैपिटल मार्केट ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म नीड को पूरा करता है, जैसे कि आरबीआई को इमरजेंसी में कुछ नीड आ गया, बैंक को इमरजेंसी में नीड आ गया, तो ये आपका मनी मार्केट से फुलफिल कर सकता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। मनी मार्केट जो होता है ये आपका लेस रिस्की होता है क्योंकि ये आपका कम ड्यूरेशन भी होता है, लेस ड्यूरेशन भी होता है, तो लेस ड्यूरेशन के साथ साथ ये कम रिस्की भी होता है। कैपिटल मार्केट ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि ये काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, तो आपका कैपिटल मार्केट हाई रिस्की हो गया। मनी मार्केट आपका लिक्विडिटी को बूस्ट करता है, कैपिटल मार्केट प्रोडक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, मनी मार्केट मैक्सिमम आपका 1 साल तक जाएगा और कैपिटल मार्केट का 1 साल से ज्यादा कोई भी ऐसा स्पेसिफाइड पीरियड नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका नॉर्मल पॉइंट था जो हमारा मनी मार्केट का पॉइंट को, डाउट को क्लियर कर सकता है। तो आई बिलीव आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंस देख लेते हैं सो दैट और हमें ज्यादा क्लियर हो सके इसकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है ये आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। मनी मार्केट आपका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर, बट कैपिटल मार्केट मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर। यहाँ पे 1 ईयर या फिर लेस देन 1 ईयर आएगा। मनी मार्केट में हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, मतलब हमारा डेली नीड्स हो गया, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट टर्म के बेसिस पे होता है। शॉर्ट टर्म में हमें हमारा क्या चाहिए, हमारा रनिंग नीड्स को ही फुलफिल करना होता है, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करता है। कैपिटल मार्केट जहां पे हमें लंबे समय के लिए मनी चाहिए होता है, हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया बिजनेस में क्या होता है, काफी लॉस होती है, उसके बाद ही प्रॉफिट आता है। ठीक है, स्टार्टिंग डेज में प्रॉफिट देखने बहुत कम ही मिलता है, तो हम अगर मनी बोरो भी कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम जल्दी रिटर्न नहीं कर सकते, तो हम कैपिटल मार्केट को ऑप्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए मिल जाता है अपना एक्सपैंड करना या डाइवर्सिफाई करना बिजनेस को, या फिर परचेज करना फिक्स एसेट। यहाँ पे जो होता है मनी मार्केट में रिटर्न इज लेस क्योंकि ये हाईली लिक्विड एंड सेफ होता है, बट कैपिटल मार्केट जो होता है दिस इज हाई रिटर्न देता है क्योंकि ये मोर रिस्की होता है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो मनी मार्केट में रिस्क कम होता है, मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर होता है, बट कैपिटल मार्केट में आपका मनी मार्केट दैट इज रिस्की और इंस्ट्रूमेंट इज लॉन्गर। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हमको यहाँ लिखना होगा हमें, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बारे में, तो हम शॉर्ट में जो जो पॉइंट्स अभी तक हमने कवर किया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मनी मार्केट में तो सबसे पहले आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल बैंक आई मीन कैपिटल मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी, डेब्ट में हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो आते हैं। ठीक है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, मनी मार्केट की बात करें तो ये आपका बेसिकली शॉर्ट टर्म होने की वजह से हाईली लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड होता है। एंड कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होने की वजह से लेस लिक्विड होता है। ठीक है, लेस लिक्विड मतलब जल्दी आप इसको मनी को अपना कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाईली लिक्विड होने की वजह से आपका ये लेस रिस्की होता है क्योंकि हम जल्दी अपना मनी को कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और ये आपका हाई रिस्की होता है, हाई रिस्क होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, यही सब जनरल पॉइंट था। हाँ, रिटर्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेस रिटर्न आती है, लेस रिटर्न, बट यहाँ पे देयर इज अ हाई रिटर्न, यहाँ पे देयर इज अ हाई रिटर्न। ठीक है, आपका लो रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये भी लिख लिया हमने। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है, ये भी लिख लिया। हाँ, शॉर्ट टर्म लिख लिया, लॉन्ग टर्म लिख लिया।
पार्टिसिपेंट आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट हाउसेस, यहाँ पे हो गए आपका। ठीक है, ये सारा आपका जनरल पॉइंट्स है जिसके हेल्प से आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये वाला पेज से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आ भी सकता है और आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है। हाँ, मनी मार्केट का हम लोग ये लिख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉक हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, डिबेंचर्स हो गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एंड लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स भी यहाँ अपना दे सकते हैं इन्वॉल्वमेंट। मनी मार्केट का आगे कोई बाइफर्केशन नहीं है जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट कैपिटल मार्केट का आगे दो बाइफर्केशन है। एक हो गया आपका प्राइमरी मार्केट और एक हो गया आपका कैपिटल मार्केट, नहीं कैपिटल नहीं, सॉरी, कैपिटल मार्केट का ही तो है ये, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एंड एक हो गया आपका सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में आपका आईपीओज होता है ना, जो फर्स्ट टाइम के लिए आता है, आईपीओज जैसे कि वो सब हो गया आपका प्राइमरी मार्केट में आएगा। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो बिल्कुल न्यू इशू होता है, न्यू इश्यूज होता है, फ्रेश इशू होता है, फ्रेश इश्यूज होता है, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी मार्केट में आ जाएगा। सेकेंडरी में क्या हो जाता है? सेकेंडरी में आपका कंपनी जो है ऑलरेडी लाइक इन्वेस्टर यहाँ बाय एंड सेल कर रहे होते हैं पहले से ही, तो आप यहाँ लिख सकते हो ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल स्टॉक टू ईच अदर, बाय एंड सेल स्टॉक टू ईच अदर, स्टॉक्स टू ईच अदर पहले से ही कर रहे होते, ठीक है। एंड these are the basic difference between primary and secondary market. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट जो कि किसका पार्ट है? कैपिटल मार्केट का पार्ट है। याद रखना, कैपिटल मार्केट का आगे दो बाइफर्केशन, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो मनी मार्केट का कोई बाइफर्केशन नहीं है, कैपिटल मार्केट का है, प्राइमरी मार्केट हो गया एंड सेकेंडरी मार्केट हो गया। प्राइमरी मार्केट में यू कैन सी दीज आर द न्यू फ्रेश आईपीओ, और यहाँ पे ऑलरेडी जो ट्रेडिंग चल रही थी, एक्सचेंज पहले से चल रहे थे, ठीक है। ये हो गया आपका इनिशियल डिफरेंस एंड मीनिंग क्लियर हो गया होगा आई बिलीव। अब हम आगे चलते हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इज कंप्लीटेड। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या होता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए भी इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। अब हर एक किसी का, जैसे कि देखो कंज्यूमर के साथ तो इतना सारा गलत होते रहता है, इनफैक्ट इंडिविजुअल के साथ, कस्टमर के साथ बहुत सारा गलत होते रहता है। तो सभी के लिए कुछ ना कुछ लाया गया है सो दैट उनको सुना जा सके, तो बैंकिंग के लिए भी तो होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी बैंक वाले भी किसी इंडिविजुअल के साथ बदतमीजी करे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करे, तो उनके लिए है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। क्या है? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम ये आपका कस्टमर को अगर किसी भी सोल्यूशन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके लिए लाया गया है। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बेसिकली बैंकिंग के लिए है एंड ऐसे कस्टमर्स जो सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ द बैंकिंग प्रोसीजर या कोई भी ऐसा फंक्शन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो दे कैन रजिस्टर देयर कंप्लेन, वो कंप्लेन कर सकते हैं, रजिस्टर देयर कंप्लेन, ठीक है। उस बैंक को लेके वो कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ है 1995 में, 1995 में किसके तरफ से? बाय आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इसमें कुछ चेंजेस भी आए थे, 2006 में कुछ चेंजेस लाया गया था। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में बेसिकली एक सीनियर ऑफिशियल लाइक सीनियर पर्सन अपॉइंट किया जाता है आरबीआई की तरफ से, जो कस्टमर्स के कंप्लेन को सुनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका जैसे कि 20 like as on date अभी तक 20 बैंकिंग ओम्बड्समैन have been appointed and offices located है अलग अलग स्टेट ऑफ कैपिटल में। इसमें सारे ही शेड्यूल्ड बैंक, सारे ही आपका रीजनल रूरल बैंक हो गया, या फिर आपका मतलब कोऑपरेटिव बैंक, सभी कवर्ड है इसमें, सभी आएंगे इसमें, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक सभी का कंप्लेन आप कर सकते हो। अगर आप किसी का भी कोई भी एक्ट से या किसी से भी खुश नहीं हो
तो आप यहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो, आपके पॉइंट को सुना जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इससे भी आपका एक बार पीवाईक्यू था, ठीक है, पीवाईक्यू था, एनटीए ने पूछा था, तो यहाँ कोई भी अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है। और अगर आपको 1 मंथ में रिप्लाई नहीं आएगा, आपको जो कंप्लेन का रिप्लाई आपको 1 मंथ में नहीं आया, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ अगर नहीं आया, तो आपका मान लो अगर रिप्लाई नहीं आया तो हो सकता है आपका वो जो कंप्लेन था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और कंप्लेन का प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया जा सकता है। तो यूजुअली 1 मंथ में, विद इन 1 मंथ ही आपको इसका रिप्लाई मिल जाता है, आपका जो भी कंप्लेन होता है उसको। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है रिसीव करता है आपके कंप्लेन को, लाइक कंसिडर करता है एंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे कि मान लो आप बहुत सारा चेंज लेके जा रहे हो, ठीक है, 100-500 का, और बैंक बोल रहा है नहीं हम इतना जमा नहीं कर सकते हैं, हमें क्या यही काम है कि हम बैठ के तुम्हारे चेंज और कॉइन्स को काउंट करें और इसके बाद उसको सबमिट करें। तो आप उसको बोल सकते हो आराम से कि मुझे बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में पता है जिसपे मैं आराम से कंप्लेन कर सकता हूं अगर आप मेरे ये चेंज अमाउंट को सबमिट नहीं लेते हो तब, ठीक है। अगर मान लो आपका कोई वर्किंग आवर्स, बैंकिंग का वर्किंग आवर्स को लेकर के सबसे ज्यादा ये होता है ना प्रॉब्लम कि वर्किंग आवर्स में भी सब बैठे हुए बट कोई काम नहीं कर रहा है, आपको बोल रहे हैं शाम में आओ, फिर बोल रहे हैं शाम में गए तो सुबह आओ, सुबह गए तो बोल रहे हैं आफ्टरनून में आओ। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आपके कुछ पैसे सबमिट नहीं लिए जा रहे, आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है आपको बताए बिना, ठीक है। आपका कोई भी ऐसा लाइक पॉइंट है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है विदाउट सफिशिएंट रीजन, ठीक है, तो इसमें आप कंप्लेन कर सकते हो। अगर डिले हो रहा है आपको चेक बुक मिलने में, ड्राफ्ट में या बिल में, तो इसके लिए भी आप आराम से कंप्लेन कर सकते हो। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बेसिकली बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से है एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, जहां पे कस्टमर को अगर बैंक का कुछ पॉलिसी से प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट से प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपका सारा ही शेड्यूल्ड बैंक, इवन आरआरबी बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, ये सब के सब का कंप्लेन आप कर सकते हो। सारे शेड्यूल्ड बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव, आरआरबी, सभी का आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो सभी आ जाएगा इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट बैंक या फिर पब्लिक बैंक, ऐसा भी नहीं है, सब आरआरबी, शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सबका आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो रजिस्टर, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन आपका 1995 में आया है, याद रखना, बाय आरबीआई, ठीक है, आरबीआई की तरफ से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज हम मनी मार्केट को, मनी मार्केट का जो यहाँ पे लिखा है ना, ये सब आपका जो आपका ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम एक एक करके सबका अभी देखेंगे कि ट्रेजरी बिल क्या होता है, कमर्शियल बिल क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, डेटेड जी सेक, SDLS, ये सब क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मनी मार्केट, जिसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है ये जानेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ से देख लेती हूँ, यहाँ से आपको कुछ बताने का है या नहीं। हाँ, यहाँ से बताने का है, कैश और स्पॉट मार्केट जो होता है ये इमीडिएटली होता है। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट जो आपका आता है मार्केट, ये आपका फ्यूचर टाइम में किया जाता है। कैपिटल मार्केट में कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, हाई रिस्की होता है, देखो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन मनी मार्केट में सिर्फ आरबीआई पार्टिसिपेट कर
सकती है, कमर्शियल बैंक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड कॉर्पोरेट हाउसेस। यहाँ पे आपका टाइम भी कम होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसकी वजह से रिस्क भी कम है एंड रिटर्न भी कम है। ठीक है, अब बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम की बात करें तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है 1995 में आया हुआ है। यहाँ पे आप जो कुछ भी कंप्लेन करते हो ये एक्सेप्ट किया जाता है एंड टिल 30 डेज आपको रिप्लाई आ जाता है विद इन 1 मंथ। ठीक है, इन होल इंडिया देयर आर 20 बैंक ओम्बड्समैन स्कीम। सीनियर ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं आरबीआई की तरफ से। सारे शेड्यूल्ड बैंक, इनफैक्ट आरबी एंड कमर्शियल बैंक, सभी के सभी बैंक यहाँ कवर्ड है। आप सारे ही बैंक का कंप्लेन यहाँ कर सकते हो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में। ऑल बैंक विच इज अंडर आरबीआई लिस्ट, सभी के सभी इस पर आपका कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। तो आरबीआई के अंदर जो भी बैंक आते हैं वो सब के सब बैंक पर आप यहाँ कंप्लेन कर सकते हो अगर आपने प्रॉब्लम फेस किया है तब। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये अभी हम लोग स्टार्ट कर, अच्छा मनी मार्केट नहीं, ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका SDLS GSEC, है ना, GSEC के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब अभी मैंने आपको बता दिया है। रेगुलेटर्स आर RBI, SEBI, IRDAI एंड NABARD। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर बैंक एंड NBFC। फाइनेंशियल मार्केट दैट इज कमर्शियल कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि लोन देना, डेबिट क्रेडिट अमाउंट देना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, चेक, ये हो गया इंस्ट्रूमेंट। तो ये रेगुलेटर्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो आपको इस बॉक्स में लिखा हुआ है। अब हम आते हैं GSEC दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे भी पढ़ेंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, तो लिख लो अपने नोटबुक में, दिस इज न्यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट। दिस इज अ डेब्ट इशुएंस व्हिच इज यूज्ड टू फंड डेली ऑपरेशन, मतलब ये बेसिकली आपका डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है। क्या बोला मैंने, ये आपका डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए होता है, आप देख सकते हो। इसमें जो है ना, इसमें आपका फुल रीपेमेंट का आपको गारंटी होता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है तो इसमें आपको धोखा नहीं मिल सकता है। फुल रीपेमेंट की गारंटी होती है। ठीक है, इसमें आप जो कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपका मैच्योरिटी तक आपको जो कुछ भी बनता है आपको दे दिया जाता है। अब गवर्नमेंट का है तो दिस विल बी डेफिनेटली लो रिस्की। ठीक है, लो रिस्की होने की वजह से दिस इज आपका शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म एज वेल एज शॉर्ट रिटर्न, लो रिटर्न। ठीक है, लो रिटर्न, शॉर्ट रिटर्न, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। GSEC दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो ज्यादा सेफ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का नाम इससे कनेक्टेड है तो ज्यादा सेफ होगा ही। लेस रिस्की होता है, लो रिटर्न मिलता है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। लो रिस्की, शॉर्ट टर्म, लो रिटर्न एंड फुल रीपेमेंट कवरेज, जिसके वजह से ये क्या होता है, दिस इज अ सेफ इंस्ट्रूमेंट। दिस इज अ सेफ इंस्ट्रूमेंट, ये आपका एक सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है, सेफ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में हो गया। अब जैसे मान लो किसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये लो रिस्की है, साथ ही साथ सेफ भी है। हमें पता है कि हमें हमारा मनी मिलेगा ही मिलेगा, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। तो इसके लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस होता है जो आपका GSEC में कवर किया जाता है। दैट इज, एक हो गया T बिल्स दैट इज ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, T बिल्स दैट इज ट्रेजरी बिल्स। सेकेंड हो गया कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है, थर्ड हो गया GSEC, डेटेड GSEC ही लिखती हूँ, एक मिनट, डेटेड GSEC। ठीक है, डेटेड GSEC, DATED, डेटेड GSEC। ठीक है, फोर्थ में हो गया आपका स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स, स्टेट डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। ठीक है, ये हो गया आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो 4 टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जहां कोई भी इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो आप कर सकते हो। ठीक है,
कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है लो रिस्क एंड लो रिटर्न एंड शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना, तो टी बिल्स हो गया, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड जीसेक एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। अब आओ इसको एक एक करके जानते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है, ट्रेजरी बिल्स किसको कहते हैं एंड इसको शॉर्ट टर्म क्यों बोला गया है। शॉर्ट टर्म तो हमेशा लेस देन 1 ईयर होता है, तो देखते हैं क्या ये लेस देन 1 ईयर है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेजरी बिल्स से। ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कौन इशू कर सकता है, दिस कैन बी ओनली इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन इशू कर सकती है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू कर सकती है। ये आपका शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म मतलब आप ये पॉइंट जरूर से लिखना जो एग्जाम में ऑलरेडी आपसे पूछा जा चुका है। बेसिकली ये 91 डेज जो कि 1 साल से कम है, 182 डेज जो कि अगेन 1 साल से कम है, एंड 365 नहीं, ये 364 डेज लिखा है जो कि अगेन 1 साल से कम है। मतलब ये शॉर्ट टर्म एग्जैक्टली में है क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है आप देख सकते हो 91 डेज जो कि 1 साल से कम है, 182 डेज जो भी 1 साल से कम है एंड 364 डेज का है, ठीक है। तो टी बिल्स जो है ये अलग अलग लाइक जैसे कि शॉर्ट टर्म, तो दिस इज डेफिनेटली लेस देन 1 ईयर का इसका मेच्योरिटी टाइम होता है। मेच्योरिटी ड्यूरेशन MATURITY, मेच्योरिटी ड्यूरेशन इसका 1 साल से कम का है, ये डेफिनेटली हमें समझ में आ गया। अब ट्रेजरी बिल्स जो है इसका 3 अलग अलग मेच्योरिटी पीरियड है, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। टी बिल्स जो होता है इसमें आप देखोगे कि इसमें आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। अच्छा ये वाला पहले मैं बता देती हूँ, जीरो CUO होगा, कूपन COU, ओके, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोलते हैं इसको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको यहां से समझा देती हूँ, रुक जाओ। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कि आपका 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए होता है। इतना हमने समझ लिया। अब हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोलते हैं ना, ये हम यहां से देखेंगे। अब यहाँ देखो, ट्रेजरी बिल्स जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, क्लियर है, मनी मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए होता है। इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड या सिक्योरिटी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है, जीरो कूपन सिक्योरिटीज बोलते हैं, जीरो कूपन सिक्योरिटीज। अब मतलब ये हुआ, जीरो कूपन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस पे कोई इंटरेस्ट या प्रीमियम सेपरेटली चार्ज नहीं होता है। क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट या फिर प्रीमियम सेपरेटली चार्ज नहीं होता है। जैसे कि मान लो ये एक इशुअर है, ठीक है, इसने इशू किया 96 पे, मतलब था ये 100 रुपीज का था, बट ये गवर्नमेंट ने 96 पर इसको इशू किया, और ये पर्सन जो है इन्वेस्टर है, इसने यहाँ पे मनी अपना इन्वेस्ट किया। इसने क्या देखा कि डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, मतलब 96 मुझे सिर्फ देना है और मुझे मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा, 100। तो यहाँ पे ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही कोई प्रीमियम होता है, और ना ही कोई आपसे सेपरेट चार्ज किया जाता है अमाउंट। ये हो गई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि इशू कर रही है ट्रेजरी बिल। 100 रुपीज का है ये एक्चुअली, बट ये डिस्काउंट में इशू कर रही है 96 रुपीज में, ठीक है। ये एक इन्वेस्टर है जिसके पास अभी 96 रुपीज है, तो इसने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स, क्योंकि मुझे पता है ये सेफ है, मुझे पता है इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे मिलने का है, और ना ही इसमें कोई इंटरेस्ट है, ना ही इसमें कोई प्रीमियम है, ना ही इसमें कोई सेपरेटली चार्ज किया जाता है। तो मुझे एट मैच्योरिटी मैं 100 तो रिसीव करूंगा ही, मतलब 4 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ। कितना का, 4 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका जीरो कूपन सिक्योरिटीज इस वजह से जाना जाता है, क्लियर है। जीरो कूपन सिक्योरिटीज इस वजह से जाना था, लिख लो यहाँ पे, क्योंकि इसमें ना ही कोई इंटरेस्ट मिलता है, नो प्रीमियम, कोई प्रीमियम अमाउंट भी नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई यहाँ पे सेपरेट चार्जेस है, कोई सेपरेट चार्जेस भी नहीं है, ठीक है, कोई सेपरेट चार्जेस भी नहीं है। फिक्स एकदम सेफ आपका फिक्स्ड अमाउंट, क्लियर अमाउंट है, आपको कितना देना है, कितना मिलना है वो भी क्लियर है। जैसे कि 96 पे इशू कर रही है मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड कोई भी इशूअर को कितना दे रही है, 100 दे रही है, तो आपको इन्वेस्टर को फायदा हो रहा है ना। इन्वेस्टर गेट्स कितना, इन्वेस्टर गेट्स आपका कितना, 100, और इन्वेस्टर इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 96। तो यहाँ पे आपको कुछ हिडन चार्जेस भी नहीं है,
आपको यहाँ पे जो अमाउंट जो इशू किया जा रहा है, आपको यहाँ पे जो इशू किया जा रहा है, ये इशू ही हो रहा है डिस्काउंट में, और डिस्काउंट में इशू होने की वजह से आपका इन्वेस्टर को फायदा मिलता है एंड आपको रिडीम किया जाता है पूरा फेस वैल्यू पे। एंड ये जो अमाउंट होता है ये रिडीम होता है एट फेस वैल्यू, एट फेस वैल्यू, at face value on the date of maturity, on date of maturity, on date of maturity, ठीक है, ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, अब जैसे कि 182 जैसे कि कोई भी इसमें से मेच्योरिटी डेज दे सकता है गवर्नमेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो अमाउंट जो इशू किया जा रहा है ये डिस्काउंट पे हो रहा है एंड रिडीम किया जा रहा है फेस वैल्यू पे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर गेट्स प्रॉफिट ऑफ 4 रुपीज। तो ये आपका, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है जीरो कूपन बॉन्ड भी जाना जाता है, जहां पे कोई इंटरेस्ट या ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये है आपका ट्रेजरी बिल का पूरा मीनिंग। आई होप आपको क्लियर होगा, यहाँ कहीं डाउट नहीं होगा। जो पॉइंट्स आपको याद रखने का है ये क्लियर होगा। 1 मिनट देना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ट्रेजरी बिल्स से याद रखना है और जिससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिया है ये तो याद रखना ही रखना है, एकदम नहीं भूलना है। जीरो कूपन बॉन्ड होता है, शॉर्ट टर्म होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करती है, डिस्काउंट पे इशू करती है, रिडीम करती है फेस वैल्यू पे, लेस देन अ ईयर होता है, कोई इंटरेस्ट कोई प्रीमियम या सेपरेट चार्जेस नहीं होते हैं, इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ये तो याद रखना ही है। अब हम आते हैं सेकेंड आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स। क्या है? कैश मैनेजमेंट बिल्स। तो नेक्स्ट इज योर कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल्स। ठीक है, कैश मैनेजमेंट बिल्स, आप 1 मिनट इसको लिखो। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग कैश मैनेजमेंट बिल्स को स्टार्ट करते हैं।
कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या है, CMB इसको भी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेजरी बिल को TB लिखते हैं ना, तो इसको हम CMBS ऐसे भी लिखते हैं, तो कोई कंफ्यूज मत होना कि कुछ और लिखा हुआ है, ये कैश मैनेजमेंट बिल से लिखा हुआ है, ठीक है। कैश मैनेजमेंट बिल्स जो है ये आपका इंट्रोड्यूस हुआ था 2010 में, 2010 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली, GOI बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। ये आपका कैश मैनेजमेंट बिल्स के बारे में मैंने आपको बताया। कैश मैनेजमेंट बिल्स को भी हम लोग जीरो कूपन सिक्योरिटी बोलते हैं। अब आपको कहीं पे लिखा रहेगा अगर जीरो CUPON जीरो कूपन सिक्योरिटीज, तो आप तो घबराओगे नहीं कि ये क्या लिख दिया, क्योंकि आपको जीरो कूपन सिक्योरिटीज का मतलब पता है ना, कि हमारा ये जो जीरो कूपन सिक्योरिटीज होता है इसका मतलब ही ये हुआ कि ये आपका जो इशू होता है ये आपका इशू किया जाता है डिस्काउंट में, CUPON डिस्काउंट में इशू किया जाता है एंड आपको रिडीम होता है फेस वैल्यू में। तो ये सिमिलर होता है आपका ट्रेजरी बिल के जैसा ही, बट इसका मेच्योरिटी पीरियड डिफरेंस होता है। मेच्योरिटी पीरियड मतलब अगर हम बात करें ना, तो ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म मतलब क्या हुआ जानते हो? अल्ट्रा शॉर्ट मतलब ये आपका शॉर्ट का भी शॉर्ट है। दिस इज, इसका जो ड्यूरेशन जो होता है, इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है, दिस इज ऑफ लेस देन 91 डेज, लेस देन 91 डेज का होता है इसका मेच्योरिटी। तो ये आपका और भी कम हो गया, क्योंकि ट्रेजरी बिल कितना का था, 90 का था, बेसिकली 90 का था, यू कैन सी, सॉरी 90 का नहीं, 91 डेज का था, आई एम सो सॉरी। बेसिकली ये कितना का था, 91 डेज का था। और ये आप देख सकते हो 91 डेज से भी कम का है, 91 डेज से भी कम का है, दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स, जो कि आपका 91 डेज से भी कम का है, दैट इज कैश मैनेजमेंट बिल्स, ठीक है। जिसके वजह से इसको हम लोग अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बोलते हैं। दिस इज आपका अल्ट्रा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अच्छा लिख चुका है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। 91 डेज से भी कम होता है, दिस इज अल्ट्रा शॉर्ट टर्म होता है। ये आपका टेम्पोररी कैश फ्लो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, दिस इज आपका ये फुलफिल करता है टेम्पोररी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, टेम्पोररी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, टेम्पोररी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। यहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये अपना शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। बेसिकली ये क्लियर है ये पॉइंट। कैश मैनेजमेंट बिल्स की अगर बात करें तो 2010 में आया था, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, फिर RBI। इसको भी हम लोग जीरो कूपन सिक्योरिटीज बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपका अल्ट्रा शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से लिखा गया है ये 91 डेज से कम का होता है। ये टेम्पोररी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, जो आपका शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट नीड्स होता है इसको ये फुलफिल करता है। दिस इज अ कैश मैनेजमेंट बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल्स का ये सारा पॉइंट्स आई बिलीव आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं डेटेड GSEC पे। दिस इज डेटेड GSEC, डेटेड GSEC, डेटेड GSEC। डेटेड GSEC जो होता है ये भी आपका एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ये आपका टी बिल्स के जैसा या कैश मैनेजमेंट बिल्स के जैसा नहीं है, ये ना आपका लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ठीक है। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है डेटेड GSEC, बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, तो क्या बोला, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, ये 1 साल से ज्यादा होगा? यस, ये 1 साल से भी ज्यादा होता है। मतलब ये स्टार्ट ही होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years, 5 साल से शुरू ही होता है। 5 साल से ये आपका 40 साल तक जाता है, अप टू 40 years तक ये जाता है, ठीक है। 5 साल से 40 साल तक जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये ईदर फिक्स्ड होता है और फ्लोटिंग होता है इंटरेस्ट रेट, FLOATING, फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। एंड इसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। ये सब जीरो कूपन रेट था, ये सब क्या है, जीरो कूपन सिक्योरिटीज था, बट इसको हम लोग फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट होने की वजह से, क्योंकि तो यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से इसको हम लोग जीरो कूपन सिक्योरिटीज बोलते थे। बट यहाँ पे फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं कूपन रेट, नोन एज CUPON, कूपन, COU होता है। मैं वही सोच रही हूँ कि कुछ तो गलत हो रहा है इसमें, COU, कूपन
रेट, ठीक है, जीरो कूपन, सॉरी कूपन रेट बोलते हैं, जीरो नहीं कूपन रेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड या फिर फ्लोटिंग रेट होता है और इसमें लाइक आपका कुछ ना कुछ तो रहता है रेट वो, तो यहाँ पे याद रख सकते हो। तो इसमें बेसिकली याद रखने वाली बात ये है कि डेटेड जीसेक जो होता है ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है, जो कि 5 साल से लेकर के 40 साल तक जा सकता है। इसमें एक फिक्स्ड या फिर आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है जिसको हम लोग कूपन रेट बोलते हैं। क्लियर है? बस इससे इतना ही आपको याद रखना है जो आपका डेटेड जीसेक को कंप्लीट करता है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट आपका आ जाता है कौन सा, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट डेवलपमेंट, DEVLOPMENT, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, दैट इज SDLS, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की अगर बात करें, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बात करें तो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स आपका सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करती है। तो आप ये चीज याद रखना है, स्टेट लिखा है ना, स्टेट का डेवलपमेंट, तो दिस इज इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। हड़बड़ी में एग्जाम में गलती मत कर देना, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टेट का बजटरी नीड को फुलफिल करने के लिए आपका होता है ये वाला। ये सिमिलर है आपका डेटेड जीसेक से, क्योंकि ये भी आपका रीपेमेंट मेथड जो होता है ना सेम को फॉलो करता है। दैट इज आपका यहाँ पे सारा कुछ डेटेड जीसेक के जैसा ही होता है। सिर्फ एक डिफरेंस जो है ना कि ये आपका डेटेड जीसेक कौन इशू करता है, दिस इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इशू करती है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बस यही मेन डिफरेंस है, बाकी दिस इज सिमिलर टू डेटेड जीसेक, सिमिलर होता है उससे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना कि स्टेट डेवलपमेंट लोन्स की बात करूं तो ये आपका इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ये इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी रेस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर एज इट इज, ओके। तो ये हो गया हमारा पॉइंट्स कवर जीसेक के बारे में। जीसेक का और भी कुछ तो नहीं है अभी के लिए, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट सारा क्लियर होगा, कहीं कुछ डाउट नहीं होगा। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, है ना, मैं आपकी हेल्प के लिए बैठी हूँ, ओके। तो जीसेक का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि आपका शॉर्ट टर्म होता है, फुल रीपेमेंट गारंटी होती है, लो रिस्की, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रिटर्न, सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है, टी बिल्स, कैश मैनेजमेंट बिल, डेटेड जीसेक, स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स, ट्रेजरी बिल्स आपका यहाँ पे देख सकते हो, कैश मैनेजमेंट, डेटेड जीसेक एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। एक बार यहाँ से देख लेते हैं क्योंकि मैंने इतना मेहनत से नोट्स बनाया, तो एक बार आपको दिखा भी देती हूँ, राइट। तो ये रहा जीसेक के बारे में, ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट बिल्स आपका इन्वेस्ट कर सकता है कोई भी, आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, और लेस देन 91 डेज के होता है, जिसकी वजह से इसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बोलते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बोलते हैं, क्योंकि ये 91 डेज से भी कम है। और ये तो 91 डेज यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स का है, ये मेच्योरिटी के बेसिस पे इसको अल्ट्रा शॉर्ट बोलते हैं। डेटेड जीसेक आपका लॉन्ग टर्म होता है, 5 साल से लेकर के 40 साल, जो कि इशू करती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है ये इशू करती है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस दिस इज द मेन डिफरेंस, बाकी सबका सब आपका सिमिलर है किससे, डेटेड जीसेक से। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीसेक, दैट इज आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में वी हैव कंप्लीटेड। ट्रेजरी बिल्स भी हो गया, चलो ठीक है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन पर। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का मतलब मैंने यहाँ लिखा है क्या, let me see, नहीं फाइनेंशियल, अच्छा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मैंने आपको यहां से नहीं बताया था ना। तो देखो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होता है। क्रिजल सबसे पुराना है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया, जो कि 1987 में आया है। इकरा उसके बाद है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि 1991 में आया है। अब रैंक की अगर बात करें ना तो 1 से लेकर के 10 का बीच में आपको रैंक दिया जाता है रेटिंग एजेंसी में, 1 से लेकर के 10 में आपको रैंक दिया जाता है, याद
रखना 1 से लेकर के 10 में 1 मतलब क्या होता है वेरी गुड और 10 मतलब क्या होता है वर्स्ट, ठीक है, 1 और 10, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका 300 और 900 में इसमें आपको रेटिंग होती है, 300 और 900। 300 मतलब क्या हुआ, 1 मतलब क्या था यहाँ पे, 1 मतलब था यहाँ पे गुड, तो 300 मतलब क्या होगा गुड। 900 मतलब यहाँ 10 मतलब क्या था वर्स्ट, तो 900 मतलब क्या होगा वर्स्ट। तो 700 एंड प्लस दैट इज गुड, मतलब हाई चांस ऑफ गेटिंग लोन, हाई चांस ऑफ गेटिंग लोन। और अगर आपका इससे कम है दैट इज आपका 900 800 ऐसा है तो वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, वर्स्ट कंडीशन है, दैट मीन्स आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है, ठीक है। 300 से 900। क्रिसिल सबसे ओल्डेस्ट सेटअप हुआ था 1987 में। एक मिनट, ये मेरे को ना गड़बड़ लग रहा है, 700 300, ठीक है, 700 और प्लस, अच्छा 700 और प्लस दैट इज हाई चांस ऑफ गेटिंग लोन एंड 700 से कम अगर होगा देन मीन्स लो चांस ऑफ गेटिंग लोन। समझ में आ रहा है, लो चांस ऑफ गेटिंग लोन। 700 एंड प्लस, देखो 700 एंड प्लस मतलब 700 हो गया, 800 हो गया, 900 हो गया, मतलब गुड रेटिंग है आपकी, आपको लोन मिल सकता है, हाई चांस ऑफ गेटिंग लोन। बट 700 से अगर कम होती है तो देयर इज अ लो चांस ऑफ गेटिंग लोन, लो चांस ऑफ गेटिंग लोन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी तक आपको इतना ही बताना था। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में बात करेंगे। फिनेंशियल इंटरमीडिएशन मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल होता है जो कि हम फिनेंशियल सिस्टम में फॉलो करते हैं। जैसे कि इनका मेन पर्पस होता है कि कैसे हर चीज को किया जाए और सब चीज पे निगरानी कौन रखता है, आरबीआई, आरबीआई। तो फिनेंशियल इंटरमीडिएशन का अगर मैं मीनिंग यहाँ पे सर्च करूँ प्रॉपर तरीके से, मिडिल मैन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मिडिल मैन कौन होता है, मिडिल मैन होता है जैसे कि मिडिल मैन की बात करें तो दैट इज बिटवीन बैंक और फंड का बीच में जो होता है। रुको इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, क्या लिखा है फिर एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ये हम क्या किसका पढ़ रहे हैं, हम किसका बेसिकली मीनिंग पढ़ रहे हैं, हम बेसिकली मीनिंग पढ़ रहे हैं फिनेंशियल इंटरमीडिएशन का, फिनेंशियल इंटरमीडिएशन, फिनेंशियल इंटरमीडिएशन, ठीक है। फिनेंशियल इंटरमीडिएशन को क्या बोलते हैं, मिडिल मैन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिनेंशियल इंटरमीडियरीज सर्व एज अ मिडिल मैन फॉर फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना बैंक और फंड का बीच का, बैंक हुआ एंड फंड हुआ, इन दोनों का बीच का जो पर्सन होता है दैट इज अ फिनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये इंटरमीडियरीज हेल्प करते हैं एक एफिशिएंट एंड प्रॉपर मार्केट क्रिएट करने में, लोअर कॉस्ट में फॉर डूइंग द बिजनेस। इंटरमीडियरीज मतलब होता है ये आपको लीजिंग या फैक्टरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं बट डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो फिनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, फिनेंशियल इंटरमीडियरीज डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट, डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये बस आपको हेल्प करते हैं बैंक को एंड फंड के बीच का कि सारा कुछ एक स्मूथ तरीके से हो सके, ये फिनेंशियल इंटरमीडियरीज देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक और अच्छा सा डेफिनेशन देखती हूँ, रुक जाओ जरा। अच्छा चलो ये देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। यू कैन सी कि वेट, इसको क्लोज कर लेती हूँ, हाँ, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एडवांसिंग लोन। जैसे कि यू कैन सी ये हो गया एक इन्वेस्टर या डिपॉजिटर या फिर लेंडर। क्या लिखा है, दिस इज अ गर्ल, जो कि या तो इन्वेस्टर हो सकती है या तो डिपॉजिटर हो सकती है या फिर लेंडर हो सकती है, और ये एक बोरोवर है जिसको मनी की रिक्वायरमेंट है। और ये कौन है, ये हो गया बैंक, ठीक है, ये हो गया बैंक। तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये अपना डिपॉजिट यहाँ पे देगी, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसका जो भी मनी है ये यहाँ से आपका बैंक में जा रहा है, जो कि आपका सेविंग अकाउंट का जो हमने पढ़ा है, सेविंग अकाउंट का पढ़ा है, ठीक है। तो इसका जो मनी है ये सेविंग अकाउंट में जा रहा है। अब यही इसको जो फंड की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी कि ये एक बोरोवर है और इसको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो इसका ही ये मनी को ये यूज करके इसको लोन दे रहा है। एरो देखो
को, ये लोन दे रहा है इसको, ठीक है, लोन दे रहा है। अब ये जो पर्सन लोन लिया है ये क्या देगा इसको, ये देगा बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होगा, किसको, बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होगा। और ये जो इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं बैंक, इससे यही इंटरेस्ट पे करेगी किसको, ये इन्वेस्टर, डिपॉजिटर या लेंडर को। तो दिस इज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो हर चीज को एक सिस्टम को प्रॉपर वे से फॉलो करता है, कैसे होगा ये देखता है। ठीक है, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज ये देख लो, इससे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या आता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में। आपका बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, क्रेडिट यूनियंस हो गया, ये सब कौन है, ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है जो कि मिडिल मैन का रोल प्ले करते हैं, मिडिल मैन का। यू कैन सी यहाँ पे भी अच्छे से डेफिनेशन दिया हुआ है जिसके हेल्प से हम और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होता है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी दैट इज आपका एक एंटिटी होता है जो कि फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टी। सच इंटरमीडियरीज कोई फर्म या इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जैसे कि बैंक हो गया, बैंक, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा म्यूचुअल फंड हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर या क्रेडिट यूनियन। एक मिनट, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मीनिंग हुआ कि टू पार्टीज, जैसे कि इंटरमीडियरीज, फर्म, इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, बैंक, म्यूचुअल फंड हुआ, फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ, क्रेडिट यूनियन हुआ, ये सब आपके एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का। ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में। आप जो सेविंग्स कर रहे हो, जो हम लोग सेविंग्स करते हैं ना, अपना सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं। जिसको मनी चाहिए, जैसे कोई बिजनेसमैन को मनी चाहिए तो उसको मनी ये देंगे हमारे पैसे की, बट उससे से जो रिटर्न लेंगे, ठीक है, उससे जो रिटर्न लेंगे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसी से हम फिर हमें क्या मिलेगा, हमें फायदा होगा। तो प्रोवाइड कैश फैसिलिटीज, लोन्स, असिस्ट क्लाइंट टू ग्रो देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एडवांटेजेस ये होता है कि लोअर डिफॉल्ट रिस्क होता है, हमारा टाइम एंड कॉस्ट बचता है, कस्टमाइज कर पाते हैं अपने क्लाइंट्स को, और सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को, प्रॉब्लम्स को लोअर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का पूरा मीनिंग क्लियर, ठीक है। तो ओवरऑल
ये सब कुछ तो हो रहा है, बट ये सब कुछ पर नजर रखने वाला भी कोई चाहिए, कोई देखने वाला चाहिए कि हाँ ये सब कुछ करेक्ट तरीके से हो रहा है या नहीं। तो आरबीआई जो है ये सब पूरा नजर रखती है कि हाँ सारा टास्क जो है कंप्लीट तरीके से हो रहा है या नहीं, प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं, कहीं कुछ फ्रॉड या कुछ गलत हो रहा है तो आरबीआई उस चीज को डिटेक्ट करके क्या करती है, करेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो रहा है और ये सब कुछ को देखने वाला भी कोई है जिसको बोलते हैं हम लोग आरबीआई। आरबीआई सब चीजें प्रॉपर तरीके से नजर रखती है, सब कुछ करेक्ट तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के बारे में जो आपको क्लियर होगा आई बिलीव। ठीक है, तो इंटरमीडियरीज को जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अंडरराइटर, स्टॉक एक्सचेंज रजिस्ट्रार, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जो आपका ये जो प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब जो कवर होगा, हाँ एक एनबीएफसी का नाम देखा होगा आपने और एक बैंक का नाम देखा होगा, एनबीएफसी एंड वन इज बैंक ऑल्सो, एनबीएफसी एंड वन इज बैंक, एनबीएफसी एंड बैंक। एनबीएफसी क्या है एंड बैंक क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। क्या फुल फॉर्म है? दिस इज नॉन, एन फॉर नॉन, बी फॉर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, CORPORATION, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। और बैंक मतलब तो बैंक हम लोग जानते हैं। तो देखो बैंक मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारी एचडीएफसी बैंक हो गई, ठीक है, हमारी एचडीएफसी बैंक हो गई, फिर से हमारा एसबीआई बैंक हो गया, फिर से हमारा बीओआई बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग जो टास्क कर रहे हैं, ये लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना पब्लिक के लिए, जो अपना डिपॉजिट लेना, फिर लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, तो ये सब को ये टास्क करने के लिए, ये सब प्रोवाइड करने के लिए इनको गवर्नमेंट ने प्रॉपर से अलाउ किया है। तो दे ऑल आर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी। ये सब कौन होते हैं? ये आपका गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बॉडी होता है जो सारा ही बैंकिंग टास्क को, एक्टिविटी को करता है। बट अगर हम एनबीएफसी की बात करें ना, तो एनबीएफसी भी डिपॉजिट करता है, एनबीएफसी भी सारा बैंकिंग का टास्क करता है, एक्टिविटीज करता है, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट डू नॉट होल्ड गवर्नमेंट अथॉराइज सर्टिफिकेट या लाइसेंस लिख सकते हो, डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, इनके पास प्रॉपर से जो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है ना वो नहीं होता है, बट इनके पास क्या है, दे आर हैविंग द लाइसेंस, दे हैव लाइसेंस, इनके पास ये सारा टास्क करने का लाइसेंस होता है, बट एनबीएफसी के पास लाइसेंस नहीं होता है, जिसके वजह से ये आपका किसके अंडर फॉल करता है? दिस फॉल्स अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ये आपका फॉल करता है कंपनीज एक्ट 1956 में। बट इसकी बात करें बैंक का, तो ये आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दैट इज आपका 1949 में आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबका? उप्स, ये क्या कर लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो ये पॉइंट्स हुआ एनबीएफसी एंड बैंक का, कि एनबीएफसी के पास बेसिकली आपका बैंक का लाइसेंस नहीं होता है, वो सारा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बट उसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होने की वजह से ये कंपनीज एक्ट 1956 में फॉल करता है। बट बैंक के पास, गवर्नमेंट का ऑथराइज लाइसेंस उनके पास होता है, जिसकी वजह से ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में फॉल करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनबीएफसी बैंक जो होता है ना, ये कभी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है, बट अगर हम बैंक की बात करें तो ये बैंक डेफिनेटली एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, तभी हमारा सेविंग अकाउंट खुलता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। ठीक है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज अलाउड अप टू 100%। ठीक है, बट यहाँ पे आपका सिर्फ
74% बैंक दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक को ही अलाउड किया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। 74% प्राइवेट सेक्टर ही आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट आपका कोई इंटीग्रल पार्ट नहीं है, और यहाँ पे पेमेंट एंड सेपरेट आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कि रिजर्व रेशियो का मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बताया था, एंड इसी क्लास में मतलब स्टार्टिंग में रिजर्व रेशियो हो गया, क्रेडिट रिजर्व रेशियो हो गया, इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गया, तो ये सब नहीं दे सकती है, बट ये आपको ये सब देती है। क्रेडिट क्रिएशन की बात करें तो क्रेडिट क्रिएशन आपका एनबीएफसी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एनबीएफसी क्रेडिट क्रिएशन नहीं क्रिएट करती है, बट बैंक जो है क्रिएट करती है क्रेडिट क्रिएशन बैंक क्रिएट करती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एनबीएफसी एंड बैंक का डिफरेंस एक देख लेते हैं, अगर मिल जाए अच्छा सा तो उसके हेल्प से भी हम देख लेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनबीएफसी एंड बैंक होम लोन्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी दिया है जो बेसिकली हमारे लिए उतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट ठीक है देख लेते हैं। अब जैसे कि बैंक किसके अंदर फॉल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज 1949 के अंदर ये फॉल करता है। बट एनबीएफसी जो कि बैंक प्रॉपर एक बैंक नहीं होने के कारण ये कंपनीज एक्ट 1956 में जाता है। इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये वाला आप इग्नोर कर दो क्योंकि ये काफी डीप में चल जाएगा। ये मॉडरेट क्रेडिट रोट नहीं ये भी छोड़ दो। और ओवरड्राफ्ट हाँ देती है, बैंक्स ओवरड्राफ्ट देती है फैसिलिटी, तभी हमने क्रेडिट लाइक करंट अकाउंट का जो पढ़ा है मॉर्निंग में, करंट अकाउंट जो आपका होता है उसमें आपको करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है करंट अकाउंट में, राइट। जिसकी वजह से बैंक में यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, यस मिलता है, बट एनबीएफसी आपको ओवरड्राफ्ट नहीं देती है। यहाँ पे पेपर वर्क आपका होता है बट यहाँ पे उतना नहीं है। लोन एलिजिबिलिटी 80% और यहाँ पे थोड़ा हाइयर है, ठीक है। इसको भी इग्नोर कर दो, छोड़ो ये वाला डिफरेंस उतना खास नहीं था, दूसरा डिफरेंस देखती हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और ये बैंक, ठीक है। एनबीएफसी प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विसेज टू पीपल विदाउट होल्डिंग अ बैंक लाइसेंस, मतलब बैंक लाइसेंस यहाँ होता नहीं है बट फिर भी ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बट बैंक जो कि एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है, ये सारा ही बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जनरल पब्लिक को, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है, ठीक है। एनबीएफसी जो है कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 में फॉल करता है क्योंकि इसके पास एक गवर्नमेंट का लाइसेंस नहीं होता है ये टास्क करने के लिए। बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आरबीआई दैट इज 1949 में फॉल करता है। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है, बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। एनबीएफसी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है पूरा 100%, बट बैंक में सिर्फ 74% ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। एनबीएफसी में पेमेंट एंड सेटलमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम, पेमेंट और सेटलमेंट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है। बट बैंक में ये आपका रोल है, पार्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट करना, ये इसका इंटरनल रोल है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी यहाँ पे एनबीएफसी में नहीं होती है, बैंक में होती है। क्रेडिट क्रिएशन में एनबीएफसी कोई क्रेडिट क्रिएट नहीं करता है बट बैंक क्रिएट करता है क्रेडिट। ट्रांजैक्शनल सर्विस की बात करें तो एनबीएफसी आपको ओवरड्राफ्ट जैसे कि ट्रांजैक्शनल नहीं देती है, बट यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट ट्रांजैक्शनल फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस काफी अच्छा था जिसकी हेल्प से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दैट इज आप देख सकते हो कि अगर हम लोग शॉर्ट में लिखे तो एनबीएफसी ये आपका सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट में फॉल करता है, यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट नहीं लिया जाता है, इंश्योरेंस ये सब नहीं है, क्रेडिट क्रिएशन भी नहीं है, आपको यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट दी जाती है 100%, और क्या था
हाँ, डिमांड डिपॉजिट अलाउड नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्टी, नॉट अवेलेबल, ठीक है। इसमें बेसिकली ज्यादा उतना नहीं है जिसकी वजह से ये आपका कंपनीज एक्ट में फॉल करता है। बट अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्रॉपर से इसके पास इस चीज का लाइसेंस होने के कारण ये आपका डिमांड डिपॉजिट भी देती है, आपको इंश्योरेंस भी देती है, क्रेडिट फैसिलिटी भी देती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट भी होता है यहाँ पे, आपको साथ साथ ओवरड्राफ्ट भी दिया जाता है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो दैट इज 74% टू ओनली प्राइवेट बैंक, टू ओनली प्राइवेट बैंक, ठीक है। तो ये डिफरेंस से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा आई बिलीव, ठीक है। कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना सो दैट मैं आपको हेल्प कर दूं उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी और, ठीक है। तो एनबीएफसी बेसिकली क्या क्या कर सकती है, एनबीएफसी का काम क्या क्या हो सकता है। एनबीएफसी सबसे पहले तो आपका जो हमने यहाँ से पढ़ा वो सब पॉइंट्स तो आप लिख ही लेना। आपको हेल्प करती है फिनेंस में, हायर परचेज सर्विसेज में, थोड़ा बहुत आपको एमएसएमई फिनेंसिंग में भी हेल्प कर देती है। मीन्स वो उतना आपको उतना हेल्प नहीं कर पाती है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स कवर कर लेना आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अभी करना ठीक होगा या बाद में, चलो कर लेते हैं, लेकिन कवर नहीं हो पाएगा पूरा। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट क्लास से करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे कमेंट करके, ठीक है। और डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड सेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।